ये क्या हुआ कि जो वैल्यूज को हम प्रीच करते हैं, उन वैल्यूज का अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते, उन्हें जीवन में धारण नहीं करते, तो फिर उसका उपयोग क्या? ज्ञान का व्यवहार में उपयोग में, व्यवहार में उसका उपयोग होना या व्यवहार में आना ही ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। जो ज्ञान व्यवहार में नहीं आता वो ज्ञान ही नहीं कह सकते, उसको कैसे ज्ञान कहेंगे? व्यवहार में तो आता ही नहीं। और अगर ऐसा कोई ज्ञान है भी तो उसे लेने से क्या फायदा? जो हमारे काम का ही नहीं है। और अगर काम का ज्ञान लेना है तो काम के माध्यम से ही क्यों न लिया जाए? जितना सारा विज्ञान हम पढ़ते हैं वो इस प्रकृति के अवलोकन से आया है और कोई तरीका नहीं है, इस प्रकृति के साथ काम करते हुए आया है। ये तो डिपार्टमेंट्स बना दिए हमने, फिजिक्स बना दी, केमिस्ट्री बना दी, मैथमेटिक्स बना दी, ये बना दिया। अब गणित आपको याद है, आपको गणित सिखाई जाती है बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म, गणितीय सेंस नहीं आता उसको। इस रूप में नई तालीम को हमें देखने की जरूरत है और इसीलिए मैं कहता हूं कि नई तालीम वास्तव में वास्तविक तालीम, बाकी सब तो आर्टिफिशियल जैसी है, ऑर्नामेंट जैसी। अगर शरीर में जान ही न हो तो सोने चांदी के जेवर क्या जितना चाहे अलंकरण पहना दो, उसको तो लोग जल्दी से जल्दी जलाएंगे या गाड़ी में जाके कहीं शरीर को रखेंगे तो उसकी आत्मा मर जाती है। और गांधी जी ने जिस तरह के समाज की रूपरेखा हमारे सामने रखी, मित्रों, अगर उसे धारा पे लाना है तो उसके लिए एजुकेशन वो रास्ता है। और इसीलिए गांधी जी ने कहा भी है कि नई तालीम केवल शिक्षण पद्धति नहीं है, केवल शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ये तो सामाजिक अहिंसक क्रांति का एक वाहक है। ये अहिंसक क्रांति समाज में इससे आ सकती है। अब बच्चे अगर आपस में कोई काम करते हैं तो निश्चित है सहयोग करना पड़ेगा, सहयोग की भावना अपने आप आती है, सहयोग का मजा आता है। अभी बच्चे जिसमें गीत गा रहे थे यहाँ, इतना सुंदर लग रहा था, सब साथ में गा रहे थे। ये गीत खत्म करने के बाद बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि हमने बहुत अच्छा गाया। अब उसमें ये तो नहीं था किसने कितना अच्छा गाया, उनमें तो परेशानी हो जाती थी। हम ये कहते एक एक बच्चे आओ यहाँ, एक एक सुनाओ, और फिर हम एडजस्ट करते बैठते। साथ में ही, सहयोग में ही उन्नति, जहां से सर्वोदय का सिद्धांत निकलता है कि सबके भले में ही मेरा भी भला। जो केवल अपना भला सोचेगा वो अपना ही नाश सबसे पहले करेगा। शिक्षा में इस तरह के व्यवहार की, जिसे समाज में जाकर करने की अपेक्षा हम रखते हैं, जब तक उसकी उपस्थिति न हो तब तक ये वैल्यू उसके अंदर आ ही नहीं सकती बच्चे में। वो तो आएगी ही नहीं, उसका स्वभाव बनेगा ही नहीं वैसा। और हम सोचते हैं कि बच्चे वैसे बने, कैसे बनेंगे? तो इसलिए शिक्षा में मूल सुधार की जरूरत है। मैं तो यहाँ जितना देखा उससे ही कि बच्चे ने एक दंड उठाया, सबको मैसेज मिला, सब एक साथ कर रहे हैं जो जैसा बताया गया, तो एक संगीत बनता है, लयबद्धता बनती है, सूत्र बनता है और उससे आनंद की उत्पत्ति होती है, जो हम सबको मिला, बच्चों को भी मिला, हमको भी मिला। ये समाज में भी एक सूत्रता तभी आ सकती है जब इस तरह से प्रत्येक कार्य में लयबद्धता और एक सूत्रता हो, नहीं तो वो बहुत मुश्किल है। ऐसे ही प्रकृति से जब हम सीखते हैं तो प्रकृति के साथ प्रेम करना भी सीखते हैं। तब हम पेड़ काटने में सोचेंगे, प्रकृति को नष्ट करने में सोचेंगे, पर्यावरण का प्रोजेक्ट कर लेने से पर्यावरण मित्रों बिल्कुल नहीं बचेगा। और जो लोग प्रोजेक्ट करते हैं सबसे ज्यादा नाश वही कर रहे हैं पर्यावरण का। इसलिए कि उसको उस रूप में समझने की जरूरत है। इनके साथ मेरा अस्तित्व है। जब सह अस्तित्व की बात आ जाती है तब विरोध मिटता है, वरना विरोध तो खड़ा रहता है। और इस अर्थ में नई तालीम सामाजिक क्रांति की उस तरह क्रांति के अर्थ में नहीं, खून खराबे वाली अहिंसक सामाजिक क्रांति की रूपरेखा हमारे सामने रखी है। हम अगर ध्यान दें, इस चीज को देखें पद्धति के रूप में, शिक्षा व्यवस्था के रूप में, समाज की व्यवस्था के रूप में, और साथ ही मनुष्यत्व के विकास के रूप में, व्यक्तिगत विकास जिसको कहते हैं, इन समस्त रूपों में नई तालीम की जैसी शिक्षा व्यवस्था मैं समझता हूं कि दूसरी तो देखने में नहीं आती, लेकिन ये भी है कि ये हमारी जरूरतों को पूरा करने वाली है। मित्रों, आज जो शिक्षा व्यवस्था चलती है वो तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की या अमेरिका की या यूरोप की जरूरतों को तो पूरा करती है। हम लोगों के बच्चों के पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनमें सपने भी वही है। ऐसा नहीं, पढ़ने लिखने के बाद अगर नौकरी नहीं मिले तो आप सोचो कि पढ़ने लिखने वाला आदमी करे क्या, ये नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं है वास्तव में। और नौकरी के लिए ही केवल अगर शिक्षा चलानी है तो फिर शिक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। शिक्षा का इतना सस्ता उद्देश्य
नहीं हो सकता। शिक्षा तो बड़ी चीज है। केवल नौकरी मिले इसलिए पढ़ाई करनी है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे नॉन टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, आईआईटी से किया हो या एम्स से एमबीबीएस किया हो, वो ढूंढेगा नौकरी। माने नौकर की मानसिकता बनाने वाली शिक्षा इस देश में चलती है और मालिक कोई नहीं बनाता। बच्चा कुछ बन सकता है, वो कुछ कर सकता है। आईआईएम से निकले लोग जो हैं वो कोई बिजनेस नहीं चला पाते, उन्हें नौकरी मिलती है, उन्हें इसका बड़ा अखबार में आता है कि साहब इतने लाख का पैकेज मिल गया, फला कंपनी की गुलामी शुरू कर दी साहब आपने, हाँ चलो नौकर बन गए। अरे नौकर बन गए मानी क्या, नौकर ही नौकर है। वो लाख रुपए मिलते हो उसको या 10 रुपए मिलते हो, नौकर को तो नौकर ही कहेंगे, उसमें वाहवाही क्या हुई। और ऐसा नौकरी मिलने के बाद कुछ अपने को ऊंचा चढ़ा हुआ भी मानने लगते हैं कि बाकी सब तो हमसे नीचे हो गए। बोले सर के अलावा और आप क्या कहते हैं, वही तो कहते रहते हैं। इस शिक्षा का नौकरी नहीं मिले या ये कह दिया जाए, ये आईआईटी जो है वो अभी आज लिख के बोर्ड बाहर लगा दे कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ एक दिन में खाली हो जाएंगे सब, कोई नहीं जाएगा वहां, काय के लिए जाएंगे। अगर केवल नौकरी के लिए शिक्षा देनी है तो फिर तो भैया मतलब इसको दूसरे अर्थ में कहूं तो जीविकोपार्जन के योग्य बनाना ही अगर शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हो तो मित्रों जीविकोपार्जन तो वो लोग भी कर लेते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हमारी भाषा में। हाँ, मैं तो कहता हूं कि अगर बिल गेट्स हाई स्कूल में फेल नहीं हुआ होता तो कहीं नौकरी कर रहा होता, अच्छा हुआ फेल हो गया। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बना। अपने यहां देखना हो तो अंबानी साहब को देख लीजिए। हाँ, वो 12वीं के बाद अगर पढ़ गया होता, एक लड़की वगैरह मिल गई होती तो वो काफी खुश हो जाता। वो माने ये कि ऐसे क्षेत्रों में भी, मैं नहीं कहता ये अच्छे क्षेत्र हैं, लेकिन इनमें भी अगर आपको जाना है तो भी इस शिक्षा की बहुत जरूरत नहीं है। पैसा ही कमाना हो तो भी। आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हम शिक्षा देना क्यों चाहते हैं, इस पर तो जैसे कोई विचार ही नहीं हो रहा देश में। और इसलिए नई तालीम विचार करती है कि शिक्षा क्यों देनी। जब शिक्षा क्यों देनी है ये तय होगा तो ही ये तय हो पाएगा कि शिक्षा का कंटेंट क्या हो, माने शिक्षा क्या। और अगर ये जब ये तय हो जाए दोनों चीजें, तब ये प्रश्न सामने आएगा कि वास्तव में ये शिक्षा कैसे दी जाए। आज तो गुलामी की शिक्षा चल रही है। जिन दोषों को गांधी जी ने कहा, जिन दोषों को मतलब चिल्ला चिल्ला के कहा, लोगों को समझा समझा के कहा, हमारे देश के जो बाकी लोग थे उनको जैसे कान बंद हो सुनाई देता। हमारे यहाँ आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई कमीशन इस पे गठित नहीं किया गया जो ये कह सके, ये इस पर विचार करे कि शिक्षा हमें देनी क्यों है अपने बच्चों को। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं और अंदर बहुत भरा हुआ है। मैं आपको सही कहूँ, मैं जब पूछ रहा था कि मुझे कितने समय बोलना है तो भी मैं कह रहा था कि इतने में क्या होगा, लेकिन समय की मर्यादा हमें सबको माननी चाहिए। नई तालीम के बारे में मेरा पिछले 10-12 साल का अध्ययन है, इसलिए बहुत सारी बातें मैं सोचता हूँ। और पब्लिक स्पीकिंग की आदत होने से वो सेमिनार वाले टाइमिंग में बांधना चीज़ों को, कुछ लोगों को होती है, ये उनको गुण होता है कि वो बहुत संक्षेप में अपनी बात कह देते हैं और जिनमें शायद वो गुण नहीं है। मैं जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में आई मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, क्योंकि बरन जी कह रहे थे कि उसके इतिहास के बारे में बताइए और सत्य तीर्थ जी ने कहा रिलेवेंस के बारे में। और मेरे मन में था कि मैं चूंकि ऐसी संस्था में बैठा हूं जो नया काम करती है, नए तरीके से करती है, तो मैं उसके शिक्षा दर्शन के गहराई में जाऊँ। कुछ थोड़ा मैं टच करने की कोशिश की, जितना मैं कह पाया हिंदी में उतना, और कितना आप समझ पाए मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं फ्लो में बोलता हूँ और इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर मैं कोई बात पूरी कह नहीं पाऊँगा। आपने इतनी शांति से सुना, मुझे यहाँ बुलाया, इस सब के लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।